जो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन का, जो आपकी एनसीईआरटी से ही डिस्कशन चल रहा था। और उस डिस्कशन में मैंने बेसिकली आपके पास 10-10 क्वेश्चन करके आपके वीडियोस बनाए थे। तो आज हम वीडियो का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज से कवर करेंगे। तो बच्चों, बाकी के हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज से कवर करेंगे। तो अभी आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपके साथ अब यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो अब मैंने आपके साथ आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे जो हम लोग को करने थे, तो हम लोग उनको फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने आपसे के साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। 17 क्वेश्चन ये आपके पास आ गया, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में तो स्ट्रेट लाइन के लगभग ज्यादातर क्वेश्चंस कर ही लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी टाइप कैटेगरी में आता है। तो पहले आप इसको पढ़िए। इसमें लिखा है, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स 1,3 एंड -4,1। तो बच्चों, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जहां पर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर बेसिकली आपसे कहा गया है कि भाई, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट 1,3 एंड -4,1। ये बच्चों हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। 1,3 -4,1 कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों, इसमें परपेंडिकुलर साइड एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। हमें इन दोनों की इक्वेशंस बतानी है। तो तुम कहोगे सर, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बतानी है तो हमें उसका स्लोप नहीं पता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगर इसका स्लोप नहीं पता है तो आप इसके स्लोप को मान लीजिए कि ये m1 होगा, और BC का स्लोप नहीं है तो ये मान लो m2 होगा। लेकिन बच्चों, हम ये तो देख सकते हैं ना कि AB और BC आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बताइए, -1 होता है। तो दैट मीन्स बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप -1/m होगा। ये बात तो हम लिख ही सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये एक जनरल क्वेश्चन की तरह ट्रीट हो रहा है। बेसिकली इसमें m की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने m की वैल्यूज दे नहीं रखी है। तो हम ऐसा करते हैं कि m की वैल्यू को खुद से एज्यूम कर लें कि m है। तो AB का स्लोप अगर m है तो BC उसकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/m। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन AB लिख देंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ये सबसे पहले लिखते हैं। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें उस लाइन पे स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। ये बच्चों मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी। तो कहोगे सर, यही आंसर? हाँ बेटा, यही आंसर हो, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तुम्हारे मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर, यहाँ m गिवन तो नहीं था, आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, जिसको आपने इवेल्युएट भी नहीं किया। हाँ बेटा, m इस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है, इसलिए मैंने उसको अपने आप से एज्यूम करके आंसर इन टर्म्स ऑफ m निकाल दिया है। हाँ, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम BC लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर BC लाइन किससे पास हो रही है, -4,1 से, और उसका जो स्लोप है वो है -1/m। तो बच्चों, BC लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y-y1 इज इक्वल टू -1/m टाइम्स x-x। ये बच्चों आपकी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों, ये 17 क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं हो, इतना ही आप करके छोड़ सकते हैं। ये दोनों आपके फाइनल आंसर हो गए। एक आंसर बच्चों आपका ये है, और दूसरा आंसर बच्चों, चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे कि 17 क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में आएगा,
तो मैं आपको बता देता हूँ 17th क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आपके स्कूल लेवल एग्जाम में, नहीं आपके जेई लेवल एग्जाम में, लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जरूर आ सकता है। इसलिए 18 को आप ढंग से करिएगा, इसमें पूरा कंप्लीट डाटा और ऐसे क्वेश्चन आपने पहले सुने भी हैं। तो ये क्वेश्चन रिलेट करता है कहीं ना कहीं फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स को। क्या लिखा है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। कह रहा है एक पॉइंट की इमेज एक लाइन के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो बच्चों मैंने इसको दो तरीके से बताया था, एक मैंने बताया था जेई वाले मेथड से, और एक बार मैंने बताया था इसको कि स्कूल वाले मेथड से। तो उसने कहा है कि जिस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है उसको आप क्या ट्रीट कर सकते हैं? प्लेन मिरर। बच्चों मिरर तो कई तरह के होते हैं ना, एक प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, आप सबके डायग्राम पहले से जानते भी हैं। तो बच्चों ये लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन है x+3y-7 = 0। अब बच्चों किस पॉइंट की इमेज निकालनी है? 3,8 की। फिजिक्स में सिखाया जाता है कि जो पॉइंट मिरर से जितना ऊपर होता है उसकी इमेज उतना ही नीचे होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ऊपर P है तो उसकी इमेज होगी P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और P और P डैश का जो मिड पॉइंट होगा उसका नाम होगा M, और वो प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब बच्चों कहोगे कि सर ये क्वेश्चन करें कैसे? हमने कहा बेटा क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप कैसे भी करना चाहें। अगर आपको पूरा समझना है या आप पहले के कंसेप्ट याद नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था पीछे 10.3 में, तो अगर आप पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, हो सकता है आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा जाए तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के हिसाब से भी कर लीजिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल लीजिए, इसी बहाने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद जब आपको ये पॉइंट पता होगा, ये पॉइंट पता होगा, तो ये पॉइंट आप ऑलरेडी निकाल लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि जो एम होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट से आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। तो बच्चों अब आप एक काम कर लो, हम सबसे पहले यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाए। तो बच्चों एम पॉइंट को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एम पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक है भाई। चलिए भाई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों आप क्या कहोगे कि सर पीएम लाइन का और लाइन एल का, इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो चलो, पीएम लाइन का स्लोप और लाइन एल के स्लोप का प्रोडक्ट -1। बताओ पीएम लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस। कितना आसान था बच्चों, उसको और सिंप्लीफाई कर लो। अगर आपको लग रहा है तो माइनस से माइनस ही हटा दो। चलिए करिए। तो आ जाएगा सर 3a - 3 × 3 = 9 इज इक्वल टू b - 8। और सिंप्लीफाई करो, 3a - b -9 + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक सही है? कोई करेक्शन हो तो बताइएगा। ये बच्चों बन गई इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कहोगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है ना ए कॉमा बी, ये किस पे लाई करता है? प्लेन पे लाई करता है। तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लिख दीजिएगा एग्जाम में, हेंस ए कॉमा बी लाइज ऑन द प्लेन, हेंस इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बच्चों जब ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? a + 3b - 7 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों दूसरी इक्वेशन बन करके आ गई। कैसे बनाई? हमने ए कॉमा बी को उस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया, मतलब एक्स की जगह ए पुट कर दिया और वाई की जगह बी पुट कर दिया। अब बच्चों उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का काम तो ये क्लास 9th का हो गया। चलिए भाई, कैसे करते हैं दोनों इक्वेशन सॉल्व? कहो कि सर एक काम कर लीजिए, जल्दी करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो कर देते हैं, नीचे करते हैं फिर, ठीक है। चलो नीचे लिख देते हैं, बताइए 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 3 × 3 = 9a -3b - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखे रहने दो, a + 3b - 7 इज इक्वल टू 0। चलो भाई क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली, और ये बच्चा हो जाएगा 10a और ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब बच्चों ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है? दिस इज 3a - b - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 - b - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 - 1 कितना हुआ? 2, यानी कि -b
+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है? यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो चलो बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए कि भाई ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। तो लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर माना जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 1,2। इसको हम लोग कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर के भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस में और जम करके पूछे जाते हैं। चलिए भाई, अब तुम कहोगे सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तब तो खेल ही खत्म हो गया। हमने कहा क्यों? कहोगे सर खेल इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप ही ने तो बताया था कि अगर भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल करके आ जाता है तो दैट मीन्स ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब आपने जो निकाला है वो कितना है? 1,2। तो 1,2 क्या बन जाएगा? इस पी का और पी डैश का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हैं, विच इज x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसको यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। आइए, तो क्या लिखेंगे? 3 + α/2, ये मिड पॉइंट हो गया, x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर। फिर 8 + β/2, मिड पॉइंट था y कोऑर्डिनेट 2 के बराबर। तो बच्चे यहाँ से 3 + α कितना आ गया? 2 आ गया। 8 + β कितना आ गया? 4 आ गया। तो जो अल्फा कितना आ गया? -1। बीटा कितना आ गया? -4। तो बच्चों आ गया इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट आ गया -1, ये हो। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बच्चों 10.3 में बताया था कि भैया ये जो भी मेथड होता है इसको हम लोग स्कूल लेवल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल लेवल मेथड। स्कूल में ये लगाते हैं तब जाकर के टीचर नंबर देता है। लेकिन बच्चों जब जेई में क्वेश्चंस भी आते हैं और उसमें अगर हम इस क्वेश्चन को इतने बड़े प्रोसेस से करेंगे तो ये होते नहीं है, टाइम लग जाता है और उसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन इसको बताते हैं जेई वाले मेथड से, यानी कि शॉर्टकट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं आपको वही डायग्राम दोबारा कॉपी करके देता हूं। सबसे पहले आपने कहा था कि भाई मिरर की इक्वेशन है x + 3y - 7 = 0। ये पॉइंट आपके पास गिवन है 3,8। ये पॉइंट आपने माना था a,b, और ये पॉइंट था आपकी इमेज α,β। तो बच्चों डायरेक्टली देखो रिलेशन कैसे लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, देखो अगर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा उसके लिए रिलेशन है जेई वाला। हम ऐसे लिखते हैं, देखो बच्चों, a-3/x का कोफिशिएंट, फिर b-8/y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ब्रैकेट में ये पॉइंट इसमें उठा के सेटिस्फाई करा दो, डिवाइडेड बाय a² + b²। ये बच्चों को ऐसे याद भी करवाया जाता है, मैं एक बार लिखता हूँ। x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज में बताया भी था 10.3 में कि भैया जेई वाले मेथड से ऐसे करते हैं। तो बच्चों मजे की बात ये है कि अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। उसको मैंने हाईलाइटर भी कर दिया है ताकि आपको याद रहे ये जेई वाले मेथड में इस तरह से लगता है। और से x1 y1 यहाँ पर a,b का काम कर रहा है तो वो निकल करके आ जाएगा डायरेक्टली a और b, यानी कि x1 y1 आ जाता है। एक बार बच्चों उसको वैल्यूज पुट करने के बाद एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं तो x1 आ जाता है, इसको इसके इक्वल करते हैं तो y1 आ जाता है। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये रिलेशन लगाते हैं पूरा तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाता है? इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। तो हम दोनों काम एक बार करके दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे। बताइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, बताइए, ए, यहाँ पर लिखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर में a - x1 y1 बच्चों फिक्स पॉइंट होता है। a-3/x का कोफिशिएंट है 1, b-8/y का कोफिशिएंट है 3, माइनस टाइम्स a। बच्चों ये पॉइंट उठा के ना इसमें सेटिस्फाई करा दो, 3 + 3 × 8 - 7, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय a² + b² यानी 1² + 3। हो गया बच्चों। अब इसको एक बार इसके इक्वल करो तो a आ जाएगा, इसको इसके इक्वल करो तो b आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म।
लेकिन अगर इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो बच्चों क्या कंसेप्ट लगाते हैं? तो तुम कहोगे सर आपने बताया था यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा है, तो पहले लिखेंगे अल्फा-3 अपॉन ए, बीटा-8 अपॉन बी। बच्चों ए बी सी जो है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन से है। तो चलिए इसको बस मैंने बताया था, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहता है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन। अब इसको इसको एक बार इसके इक्वल करना है तो अल्फा आ जाएगा, इसको इसके इक्वल करना है तो बीटा आ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा निकल के आ जाएगा, और सेम मेथड से आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ गया? तो ये बच्चों ऐसा यूज करते हैं। चलिए तो बच्चों मैंने आपको सिखाया भाई कैसे यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 यार मैंने कर दिया, बहुत सारा बता दिया। एग्जाम में आए तो गलत ना करके आना, आएगा ही जरूर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछोगे ये एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आता है, बस बदल बदल के आता रहेगा वैल्यूज, और 100% आता है, कोई मतलब इसमें शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन आता ही आता है। क्या लिखा है? इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x+1 एंड 2y इज इक्वल टू x+3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इज इक्वल टू mx+4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कह रहा है कि भैया ये दोनों लाइंस जो है ना, वो y इक्वल टू mx+4 के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। कहने का मतलब y इक्वल टू mx+4 जो एंगल बनाता है y इज इक्वल टू 3x+1 के साथ, वही y इक्वल टू mx+4 सेम एंगल बनाती है 2y इज इक्वल टू x+3 के बाद। बच्चों उसको 2 से डिवाइड करके लिख लो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2 प्लस 3/2। कह रहा है इन दो लाइंस के बीच में और इन दो लाइंस के बीच में एंगल से, मान लो वो एंगल थीटा है, तो यहाँ बच्चों टेन थीटा क्या होगा? कहोगे सर टेन थीटा होता है मॉड के अंदर m1 - m2। हमने कहा बेटा m1 इसका m है, और बेटा इसका m2 3, इसका m1 m है, और बेटा इसका m2 है 1/2। तो टेन थीटा क्या होता है, m1 - m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ देखो बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 - m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो बच्चों दोनों के टेन थीटा सेम है ना, क्योंकि एंगल सेम है तो दोनों के टेन थीटा सेम रहेंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दो। चलो जल्दी से इक्वेट कर दो। ये देखो बच्चों जल्दी से दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो आ जाएगा m - 3 होल डिवाइड बाय 1 + 3m। ऐसे लगता है बच्चों ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो 10.3 से वापस आ गए या। अब बच्चों मैंने एक बार आपको बताया था कि भाई मॉड x इज इक्वल टू मॉड y होता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, इस तरह से सॉल्व करते हैं, याद है ना? ये आपको याद रखना होगा। और मैंने आपको ये भी सिखाया कि यदि मॉड x बराबर a होता है और a पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस a होती है। ठीक है ना, ये भी बता रखा है मैंने, जहाँ पे a क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होता है, ये भी हम बता चुके हैं, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है ना, क्यों भाई? चलो आगे कंटिन्यू। तो ये तो मॉड x इज इक्वल टू मॉड y है, तो तुम कहोगे सर इसको सॉल्व ना करिए, अब आप छोड़ दीजिए, बहुत आपने बता दिया। इसको सर एक बार प्लस साइन लेके कर लीजिएगा, इसका एलसीएम ही ले लीजिए सीधा। कितना आएगा एलसीएम? 2m - 1 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस m अपॉन 2। ये बच्चों एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर, तो यहाँ से एक बार m निकल के आ जाएगा, और फिर बच्चों क्या करना, फिर इसको माइनस साइन लेके सॉल्व करना, मतलब यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक बार बच्चों यहाँ से m आ जाएगा, एक बार बच्चों यहाँ से m आ जाएगा, वही आपसे पूछा भी जा रहा है, वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो क्वेश्चन बच्चों 19 तो मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना होगा, और इसको भी आपको सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने जैसे तैसे आपके साथ कर दिया। 18
18 के बाद 19 हो गया। चलिए 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, जरा पढ़िए। सबसे पहले लिखा है, इफ द sum of the perpendicular distance of a point pxy from the lines this and this is always 10, then p show that p must move on a line। तो क्या करना है बच्चों, एक पॉइंट की इन दोनों लाइन से डिस्टेंस निकालनी है और उसका सम क्या करना है, 10 का। तो बच्चों ये तो सीधा सीधा लॉजिक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई एक पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, पता है ना। क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। पॉइंट क्या है यहाँ पर, x कॉमा वाई। लाइन क्या है आपकी, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर बच्चों अगेन यही सेम पॉइंट है, फिर लाइन है आपकी 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या कहा गया है, इस पॉइंट की जो लाइन से डिस्टेंस है और फिर उस पॉइंट की जो लाइन से डिस्टेंस है, उन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 10 के। ठीक है ना, ये लिखा है ना क्वेश्चन। चलो बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम बताइए। मान लीजिए L1 है, ये L2 है, तो रिलेशन क्या गिवन है आपके पास कि L1 प्लस L2 किसके बराबर है, 10। बताओ बच्चों L1 क्या होगा, होगा सर L1 की मतलब वो ये पॉइंट उठा के इसमें सेटिस्फाई करा दो। तो सर ये खुद ही एक्स वाई है, तो समझ में ही नहीं आएगा, एज इट इज लिख दो। अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 विच इज 2। ये हो सर, फिर ये भी हाँ लिख दो, 3x - 2y + 7 होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो, 13 इज इक्वल टू। बच्चों ये कह रहा है अब इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने पर पता है क्या आना चाहिए, कह रहा है सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन तुम्हारी पास इस टाइप की आनी चाहिए। अगर इस टाइप की आ जाएगी तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि पी क्या है, वो एक लाइन है। पी का लोकस क्या है, एक लाइन है। ठीक है ना, तो हम पी का लोकस निकाल रहे हैं, बेसिकली जिसका हम लोकस निकालते हैं ना उसको एच कॉमा के मानते हैं। तो ये एच कॉमा के रिस्पेक्ट में आपने लिखा होगा, लास्ट में एच को एक्स किया होगा, के को वाई किया होगा, तो लाइन की इक्वेशन बन रही होगी। और लास्ट में सिंप्लीफाई करने पर ऐसे आ रहा होगा, दैट मीन्स क्या हो गया, ये पी का लोकस एक लाइन, यही proof। अब जो सॉल्विंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो सॉल्विंग आप खुद से कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके अलग से भेज दूँ। चलिए भाई, तो यहां तक तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर इस पे सॉल्व करने में दिक्कत है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ उसमें करना क्या है, ऐसा नहीं तो आप लोग कर ही ना पाओ। सबसे पहले बच्चों इसमें आप क्या करना कि दोनों डिस्टेंसेस का सम 10 के बराबर है, तो पहले आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे रूट लगा हुआ है ना, स्क्वायरिंग भी कर सकते हो। और स्क्वायरिंग ना करना चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, एलसीएम वगैरह लेकर के। तो करना ना है तो बताना, हम कर देंगे। चलिए, अगर आप पूछेंगे कि सर इसमें जो 20 वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ नहीं आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ 18 19 आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। चलिए सर, फिर यही बता दीजिए 21 वाला आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। उसमें लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। कह रहे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों से बराबर दूरी है। Find a equation of a line which is equidistant from the parallel lines। ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या, पहले चेक करो। होगा सर पैरेलल लाइंस के लिए दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं, अगर स्लोप दोनों के सेम आ रहे हैं तो सर हाँ फिर ये पैरेलल है। लेकिन लिखा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो क्या हो, इन पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट हो। तो तुम कहोगे सर ये देखो सर, ये पहली पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है,
अब आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो सर वो मान लो लाइन ये है, और इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि उस लाइन की जो डिस्टेंस है इससे और इससे वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर इसमें तो अगर ऐसा है तो वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, वो पॉइंट नीचे भी हो सकता है ना, वो पॉइंट और नीचे भी हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी इन दोनों पैरेलल लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर ये तो पॉइंट कहीं भी ला ही सकता है, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि एच कॉमा के, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट बन गया। तो हम एच कॉमा के की एक बार इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, और एच कॉमा के पर एक बार इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों लेंथ को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और जैसे इक्वल करेंगे आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बोले भाई समझ पाए? तो सबसे पहले क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन, लेकिन ऐसे लिखना ताकि वो पैरेलल दिखे। तो कहोगे सर आपने एक बार बताया था कि अगर कोई लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, चलिए अगर वो दूध क्या है ना तो वहां डब्बा रखा है, डाल दो, है ना, उसी में डाल दो। ये बच्चों जस्ट 1 मिनट का होल्ड करते हैं। तो तब तक बच्चों आप अपने आप से कंप्लीट करिए अगर आप बैठे हुए हैं ऑनलाइन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों मैंने एक बार आपको बताया था कि अगर कोई लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है, मान लीजिए ये आपके पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल क्यों है, क्योंकि दोनों के स्लोप सेम होंगे, क्योंकि स्लोप किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट पे, और वो दोनों के सेम। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस ऐसे दिखती हैं। और मैंने कहा अगर मान लो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो ये भी कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, यानी ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए बच्चों फिलहाल अभी क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें ये वाली लाइन की इक्वेशन तो ये थी। बच्चों जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है ना वो जरा लिखो, जरा क्या है, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। तुमने देखा पैरेलल लाइंस में ए और बी हम सेम बना लेते, तो एक काम कर लो, तुम इसमें 3 से डिवाइड कर दो। जब तुम इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y माइनस 7/2 इक्वल टू जीरो। अब देखो दिख रही है, अब तो पैरेलल लाइन दिख रही है ना, ये देखो, क्योंकि दोनों में ए एक्स प्लस बी वाई वाले टर्म्स सेम होने चाहिए, कांस्टेंट तो डिफर कर ही सकते हैं। हो गया। अब जो आपको क्या करना है, उस वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर डालो जिसका नाम है L1, फिर यहां डालो जिसका नाम है L2, और L1 बराबर L2 करो। बताओ L1 क्या होगा बच्चों, होगी सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बता देते हैं 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट बता दो भाई, 13। ठीक, चलो फिर से बच्चों एच कॉमा के से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, बताओ हो जाएगा सर 3h प्लस 2k माइनस 7/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सर 13 आएगा। और सर मॉड तो आपने लगाया नहीं, लगा देना, देखो लगा दे, क्योंकि लेंथ होती है ना पॉजिटिव होती है। कहोगे सर मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई हो गया, तो इसको तो हम दो तरीके से खोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, हाँ बिल्कुल। एक बार बच्चों, बच्चों रूट थर्टीन तो पॉजिटिव है ना, कैंसिल हो, तो एक बार बच्चों इसको प्लस साइन से सॉल्व करना, देखना क्या आ रहा है, आएगा कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन से आता नहीं है कुछ। क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3h कैंसिल हो जाएगा, 2k कैंसिल हो गया, सब तो कैंसिल हो गया। कांस्टेंट बराबर जीरो कोई लाइन की इक्वेशन थोड़ा ना होती। तो प्लस साइन जब लोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, हाँ माइनस साइन लोगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का 3h माइनस का 2k प्लस का 7, यहां से आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसको बच्चों निकाल लो, 3h कितना हुआ 6h, 2k कितना हुआ 4k, 6 + 7/2 कितना हुआ, नहीं 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 6 - 7/2, तो बच्चों आया 6h प्लस 4k, 6 × 2 = 12, 12 - 7 5, कितना है 5 बाई
इक्वल टू, ये बच्चों आ गया कुछ। तो ये आपका आंसर आ गया फुल एंड फाइनल। मतलब इस वाली जो वेरिएबल पॉइंट, जो लाइन थी ना, वेरिएबल लाइन जहां से डाली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी थी। लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या करो, उसमें एच को एक्स कर देना और के को वाई कर देना, तो आपका आंसर आ गया 6x + 4y + 5/2 = 0। टू अजीब लग रहा है तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 2 6 = 12, 2 4 = 8 और 5 = आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये आ भी सकता है, क्योंकि जो 18 19 टाइप का क्वेश्चन था ना, वो तो लगातार बनते ही बनते हैं। मान लो टीचर को पेपर डिफिकल्ट करना हो, थोड़ा सा हटाना हो क्वेश्चन, मान लो हाफ ईयरली में तो यही देगा, मान लो तुम्हारे प्री बोर्ड हो रहे हैं, हाफ ईयरली जो भी हो रहा है उसमें तो यही देगा। लेकिन मान लो फाइनल में पेपर डिफिकल्ट करना हो तो क्वेश्चन नंबर 21 डाल देगा। इसलिए कर लेना, लीस्ट प्रोबेबिलिटी है लेकिन आ भी सकता है, लेकिन मैंने बताया पूरा है इसलिए कर लेना, ऐसा ना हो छोड़ के आ जाओ। चलो भाई, 21 के बाद बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं 22। सर 22 आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है, ये फाइनल एग्जाम्स में डाला जाता है ये क्वेश्चन, और सभी के में डाला जाता है, चाहे वो बच्चा किसी भी बोर्ड का हो। और फिजिक्स के साथ भी कॉमन है नहीं ये। चलो, लिखा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। चलो रे ऑफ लाइट बनाते हैं। ये आई रे ऑफ, और रिफ्लेक्ट भी कर रही हो तो रिफ्लेक्शन वाला ही बना सकते हैं, है ना। ये बच्चों क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल होता है वो कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है? प्लेन का परपेंडिकुलर। ठीक। चलिए बच्चों, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है, तो ये रेड वाली लाइन को एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो ये बच्चों इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एल। ये पॉइंट तो, लाइन तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे तुम कहीं पे भी पॉइंट लोगे ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्की बात है 0 होगा। कहां से रिफ्लेक्ट करती? ए से। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ। तुमने कहा सर एक तुम पहले ही पहचान गई कि एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो कैसे करोगे बच्चों, बताओ भाई, क्या तरीका होगा? कह रहा एक एक कोऑर्डिनेट हमको निकाल करके दे दो। क्वेश्चन दोबारा पढ़ दो, कम समझ में आता है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 reflects on the x-axis at point A and the reflect ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A. बताइए कैसे करेंगे? बताइए, करना तो आप ही लोग। बताओ भाई, ये तो फिजिक्स का बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सोच के बताइए। कौन बता सकते? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। मुझे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए से पास करने वाली लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ना। क्यों भाई, ये समझ रहे हो? ए से जो लाइन पास करेगी बच्चों, ये किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बात तो क्लियर है ना भाई। ए से पास करने वाली लाइन जो है, जो मिरर की तरह ट्रीट कर रही है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका परपेंडिकुलर जो भी नॉर्मल होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं? इतना समझते हो कि नहीं? और बच्चों, अगर वाई एक्सिस की कोई भी लाइन पैरेलल होती, स्लोप तुमने क्या पढ़ा? तुमने स्लोप पढ़ा है ना कि भैया, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसका हम स्लोप निकालते हैं, तो टेन थीटा कहते हैं। लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? m = 1090, ये तो लिखेंगे। और 1090 क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को क्या लिखते हैं? 1/0। ये भाई समझ में आया? तो तुम कहोगे सर इसका स्लोप तो पता है, 1/0। और सर अभी आपने बताया कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो सर हम क्या करेंगे,
टेन थीटा लिखेंगे दोनों केसेस में, क्योंकि आपने बताया कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस और एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस ये आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो पहली दो लाइंस के बीच का टेन थीटा लिखो जरा। कैसे लिखोगे टेन थीटा, बताइए जरा। मॉड के अंदर m1, तो बच्चों इस लाइन का स्लोप तो बता दो कम से कम। चलो बताइए, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप है L1, L2, बताइए। L1 लाइन का स्लोप बता दे कोई भाई, क्या होगा L1 लाइन का स्लोप, L2 लाइन का स्लोप। पहले L2 का लिखते हैं। हाँ बताओ, L2 क्या होगा। हाँ, L2 लाइन का स्लोप लिख रहे हैं बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3 - 0, ठीक है, अपॉन 5 - ये। L1 लाइन का स्लोप बताओ बच्चों, 2 - 0 अपॉन 1 - ठीक है बच्चों, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो। तो बताओ भाई, टेन थीटा आप बताएंगे, आप टेन थीटा L2 और नॉर्मल के बीच का एंगल जो टेन थीटा है वो बताइए। तो कहोगे सर m1 माइनस m2, तो हमने कहा ठीक है लिखते हैं। दिस इज, बताइए क्या कैसे लिखें। बताइए बच्चों, सोच के बताइए। कि बच्चों आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को पहले मैं होमवर्क में डाल, पहले आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा, फिर हम लोग उसके बाद डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में हिंट काफी दे दी कि भैया करना कैसे। तो आप लोग क्या करिए, इसको एक बार होमवर्क में करिए। जब मैं इसका अगला वाला पार्ट बताऊंगा जिसमें फाइनल 3 4 क्वेश्चंस करूंगा, तब मैं आपको उसमें बताऊंगा। तब तक ये आपके पास होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन चलेगा। तो अगर आपका आंसर आ जाता है तो मेरे को जरूर बताइए कि कैसे आपने निकाला। कैसे बताएंगे, टेलीग्राम पे बताएंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्लास को, इस वाली क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।